आज जो हमारा टॉपिक है, हम इस पर बात करेंगे कि समाज में जातीय हिंसा का मूल स्रोत क्या है और यह क्यों हो रही है, इसके कारण क्या हैं, इसके संभावित निदान क्या हो सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे और समाज की जातीय व्यवस्था, समाज को जो इस देश से विरासत में मिला है उसका इससे क्या कनेक्शन है, इस सब पर बात करेंगे। तो साथियों, जातीय हिंसा समाज में बहुत सालों से विद्यमान है। और यह जातीय हिंसा हो क्यों रही है? जातीय हिंसा का मूल कारण, मूल स्रोत यहाँ पर इस देश में उपस्थित जो मनवादी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में जो मनवाद गहराई तक व्याप्त है, उसमें जो जातीय विभाजन है, उसमें जो कर्मिक ऊंच नीच है, वो इसका बड़ा कारण है, स्रोत है। क्योंकि कर्मिक ऊंच नीच के कारण ही हम लोग जो हैं आपस में एक किसी को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा या ऊंचा समझते हैं। हम में जो है एक ऊंच नीच का भाव पैदा करती है और एक जाति दूसरे जाति पर अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए या वर्चस्व का प्रदर्शन करने के लिए जातीय संघर्ष और जातीय हिंसा का सहारा लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वो इसलिए लेती है कि इस देश की जो संपदा है उस पर अधिकतर हिस्सेदारी यहाँ पर उन्हीं लोगों की है जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर उच्च गिने जाते हैं या जिनको स्वर्ण समाज का हिस्सा माना जाता है। उन जातियों की मानसिकता के कारण ही अधिक हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक जातीय घटनाएं होती हैं। राजस्थान शायद दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश है। इन सभी में जातीय संघर्ष, जातीय उत्पीड़न, जातीय आधार पर घटनाएं, जातीय आधार पर मर्डर तक की घटनाएं हो रही हैं। ये बड़े जो है चिंता का विषय है। इस पर आज तक किसी भी सरकार ने ठीक से कोई ध्यान नहीं दिया, ना उनके निदान के बारे में सोचा, न उन्हें हल करने के बारे में सोचा। सिर्फ लीवापोती ही करती आई हैं अभी तक। तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज हिंसा के रास्ते से या समाज में हिंसा फैलाकर या किसी समाज के अंग को या किसी समाज के जो है टुकड़े को अगर उसे दबाएंगे या उसके ऊपर अत्याचार करेंगे तो वो शांति नहीं ला सकता, वो इस देश में शांति कायम नहीं कर सकता। आप किसी को दबाएंगे, लेकिन कितने दिन तक दबाएंगे, कितने दिन तक उसे सताएंगे, कितने दिन तक अन्याय करेंगे? हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का अंत हो जाता है। लेकिन जो घृणा है, जो इस हिंसा से घृणा फैलती है, घृणा व्यवस्था कायम होती है, दुश्मनी कायम होती है, वो परमानेंट हो जाती है। और उस परमानेंट दुश्मनी के कारण ये आपराधिक साइकिल जो है वो चलता रहता है। जब जिसका मौका लगता है वो भी अपना जो है बदला लेने के लिए हिंसा का ही सहारा लेता है। क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, जाति के आधार पर यहाँ कानून व्यवस्था काम करती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अभी जो देखने में आ रहा है, हम जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो अभी एनसीआरबी का डेटा अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ था, उसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और उसमें भी अगर हम देखें कि दलित महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 है। शायद दूसरे नंबर पर राजस्थान होगा और फिर मध्य प्रदेश होगा। तो ऐसी राज्य व्यवस्थाओं में यह देखने को मिलता है कि वहाँ कानून का राज नहीं है। कानून के राज को वहाँ वो सरकार मानती नहीं है, उसे लागू नहीं करती है। कानून का राज स्थापित करने के लिए पहले इन शासनकर्ताओं को अपने अंदर से जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी मनवादी मानसिकता है, उससे समता का भाव लाना होगा और अपनी
सामंतवादी सोच को निकालना होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो राजनेता बन रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में वही लोग जो है राज सत्ता में हैं जो बुनियादी तौर पर सामंतवादी विचारधारा के हैं, गुंडे हैं और जो माफियाओं को पाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज रिकॉर्ड, तो सिर्फ माफिया कहाँ पल रहा है? माफिया उत्तर प्रदेश में पल रहा है, माफिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्हीं राज्यों में ज़्यादा है। यहाँ जातिवाद ही उसका एक बड़ा कारण है। जाति के आधार पर किसी को छोटा मानते हैं, जाति के आधार पर किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है, इसको ख़त्म करना होगा। जो सामाजिक उत्पीड़न है, जाति के आधार पर जो सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, उसको ख़त्म करना होगा। लेकिन ये कैसे ख़त्म होगा? इस देश में संविधान लागू हुए अब 75 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इन 75 सालों के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने ये प्रयास नहीं किया संवैधानिक प्रावधानों को ज़मीन पर उतारा जाए या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को इस ज़मीन पर उतारा जाए। बल्कि जो राज्य सरकारें रहीं या केंद्र सरकारें रहीं, उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि अंबेडकर को सिर्फ जो है दलितों का नेता बनाकर बाकी के सामने नहीं लाया जाए, उसे भुला दिया जाए। जबकि ऐसा उनको करने से नुकसान ही हुआ है। कांग्रेस आज हाशिए पर है इसलिए ही है क्योंकि उसी ने लंबे समय तक, जब देश आज़ाद हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस का ही राज था। अगर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन को और सामाजिक न्याय के दर्शन को इस देश की ज़मीन पर उतारा होता, तो यहाँ पर जो है समता आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती। और जब समता आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती तो जातीय आधार पर भेदभाव कम होता, एक दूसरे के प्रति जो जातीय आधार पर घृणा है वो कम होती, समाज के जातीय टुकड़ों में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई टकराव नहीं होता, तो एक समानता का भाव पैदा होता। वो नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि आज हर रोज़ हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासकर ये घटनाएं अधिक हो रही हैं और यहीं पर ज़्यादा वनवाद है। संघीय विचारधारा के लोग यहीं पर ज़्यादा हैं, इनका कंसंट्रेशन इसी भाग में है और इसी भाग में उत्पीड़न की घटनाएं अधिक हैं, सामाजिक उत्पीड़न की, खासतौर से जो SC ST समाज के ऊपर जो अति पिछड़ी हैं, जिनको अत्यंत पिछड़ी भी कहते हैं, नाई, कुमार, गडरिये, लोहार, बढ़ई, इन जातियों के ऊपर भी अत्याचार की घटनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है जहाँ पर जो है दलितों के ऊपर अधिक उत्पीड़न होता है। और हर रोज़ जो है आज की सरकार, केंद्र सरकार और डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर कि हम राम को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे, इससे बहुत खुश हैं। ऐसा रामराज या ऐसी सामाजिक व्यवस्था इस देश के दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को नहीं चाहिए, जिसमें उनका उत्पीड़न हो, जिसमें उनका शोषण किया जाए और शोषणकर्ताओं को जो श्रेष्ठ माना जाए, शोषणकर्ताओं को जो है राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। आज जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन शोषणकर्ताओं को जो संरक्षण दिया जा रहा है वो राजनीतिक संरक्षण है और उसी के आधार पर ये फल फूल रहे हैं। इसका कारण शुरू में ये जब आज़ादी मिलने से पहले बाबा साहब का एक सुझाव था। आज़ादी मिलने से पहले जब यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार बनी थी तो बाबा साहब का एक सुझाव था कि यहाँ पर जो ज़मीन है, जो खेती योग्य ज़मीन है या ज़मीन के जो संसाधन हैं, उनका राष्ट्रीयकरण हो और राष्ट्रीयकरण करके उस पर सारे देशवासियों का हिस्सा हो या वो राष्ट्रीयकरण के बाद वो संपत्ति सारे देश की संपत्ति हो, उसमें सभी का हक हो और खेती करने की व्यवस्था पट्टे आधारित हो। पट्टे पर ज़मीन दी जाए, जो खेती करना चाहे वो करे, वो यानी सरकार अपने हिसाब से 3 से 5 साल 6 साल के लिए पट्टे पर ज़मीन दे, खेती कराए। उससे बहुत फ़ायदा होता। जो
जो ज़मीन से राजस्व आता है, खेती के माध्यम से जो राजस्व आता है, वो आज ना के बराबर है, लेकिन इस व्यवस्था से वो कई गुना बढ़ गया होता। जो आज लोग कह रहे हैं मोदी सरकार को भी कृषि कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा हुआ होता तो ये देश बहुत खुशहाल होता और जो ऊंच नीच की भावना है उसका समतलीकरण भी होता। ये होता कि किसी की मानसिकता में भी ये भाव नहीं पैदा होता कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन है, मैं बड़ा ज़मींदार हूँ, मैं इसको दबा सकता हूँ, मैं उसकी ज़मीन हड़प सकता हूँ। जो इस तरह के केस हो रहे हैं इस देश में, शायद लाखों मुकदमे आज अदालतों में इसी बात के चल रहे हैं कि उसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, उसने मेरा ये टुकड़ा तोड़ लिया, उसने ये कर लिया। और मार पिटाई से लेके कत्ल होने तक के मुकदमे ज़मीन से संबंधित आज इस देश में चल रहे हैं। ये तब नहीं होते तो हमारे देश की सरकारों ने इस पर कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया। बाबा साहब की सलाह को ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर वो उस वक्त जब अंतरिम सरकार का में ये सुझाव था, अगर ये तब लागू हो गया होता तो आज ये निरंतरता के साथ चलता और कोई आपसी मनमुटाव भी नहीं होता, क्योंकि वो अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन में आज़ादी के बाद जो व्यवस्था आपको विरासत में मिली उसी को कंटिन्यू करना था। अगर वो कंटिन्यू रहती तो ये समस्याएं अपने आप खत्म अभी तक यानी समतल हो गई होती, ख़त्म हो गई होती। सभी लोग आपस में मिल के रहते, सौहार्द के साथ रहते, भाईचारे के साथ रहते, कोई समस्या का सवाल ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हम क्या करें? आज ये समस्याएं मुंह खोले हमारे सामने खड़ी हैं। हर रोज़ जो है सुनते हैं कि वहाँ किसी को खेत में पीट दिया, किसी पर खेत पे हमला कर दिया, किसी को जिंदा जला दिया गया। तो ये घटनाएं जो हैं आमतौर पर इस समाज की सोच, इस समाज में बेसिकली जो मनवादी सोच है, मनवादी सिस्टम है, वो इन समस्याओं की जड़ में है। क्योंकि वो आपस में जो ऊंच नीच, आपस में छोटा बड़ा और जाति के आधार पर जो है श्रेष्ठता कि मैं इससे श्रेष्ठ और मैं उससे श्रेष्ठ, ये भावनाएं जो हैं इन अपराधों को जन्म दे रही हैं, हर रोज़ जन्म दे रही हैं। आदमी पैदा होते ही सोचता कि मैं तो ऊँच हूँ, उसके पड़ोस में दूसरी जाति का आदमी रहता है तो वो समझा जाता है कि ये तो बहुत नीच है। अगर उस समाज का जो है बूढ़ा आदमी भी, बुजुर्ग आदमी भी, वरिष्ठ आदमी भी अगर मौजूद है तो दूसरी जाति का जिसे वो श्रेष्ठ समझते हैं उसका बच्चा भी उसको कुछ नहीं मानता है। तो ऐसी व्यवस्था हमेशा जो है दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण ही रहेगी। और ये इन अपराधों की जननी है, ये अपराधों को जन्म देती है। इसे ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे किया जाए, इसका समाधान कैसे हो, उसका हल सारे समाज को, सरकार को ख़ास तौर पे इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और विचार विमर्श जो है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। विचार विमर्श करने के बाद इसका हल सोचना चाहिए और हल जो भी सर्वसम्मति से पैदा हो, सबके हित में हो, उसे मान लेना चाहिए। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की कुछ संपत्ति छीन के दूसरे को दे दो, ये नहीं हमारा मत है। लेकिन अभी हालात दूसरे हैं। वो हालात उस वक्त के थे, आज़ादी से पहले अगर ये कर लिया गया होता तो वो आज हालात देखने को नहीं मिलते। लेकिन हमने वो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हमारी मानसिकता में तब भी ये मनवादी और ये सामंतवादी विचारधारा जोरों पर थी। तो हमने अपने आप को ज़्यादा बड़ा पहलवान रखने के लिए इन जातियों को ये अधिकार दिए कि तुम ऊँचे हो, तुम नीचे हो, तुम्हारे पास 500 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास जो है बसने के लिए 100 गज ज़मीन जो है घर बनाने के लिए भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था दोषपूर्ण है और इस व्यवस्था से समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो अब इसका क्या करना चाहिए? अब हमारे विचार से इसमें ये करना चाहिए कि जो ये देश की संपदा है, ज़मीन समेत, कृषि की ज़मीन हो चाहे जंगल हो या दूसरी हो, इन सब का
पूरा आंकलन हो। आंकलन करना कोई मुश्किल नहीं है। सभी राजस्व डिपार्टमेंट, सरकार के जितने भी राजस्व डिपार्टमेंट है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार है, उनके पास ये रिकॉर्ड पूरा है कि कितनी संपदा है, कितनी खनिज संपदा हमारे पास है, कितनी खेती की ज़मीन की संपदा हमारे पास है, कितने हमारे पास औद्योगिक संपदा है। इन सब का पूरा आंकड़ा आज है। ज़मीन का सर्किल रेट भी सबको पता है। ज़मीनों के सर्किल रेट के आधार पर आज ये व्यवस्था जो है दूसरी तरह से भी दोषपूर्ण होती जा रही है। जिन जगहों पर कोई सरकारी योजना आ जाती है या किसी शहर या कस्बे के पास या गांव के पास जो सरकारी योजना का कुछ हिस्सा आ जाता है, जैसा उदाहरण के तौर पर अभी जेवर एयरपोर्ट बना है, तो वहाँ पर जो ज़मीनें उन गांव के आसपास की ज़मीनें जो अधिकृत की गई हैं या उनका जो तो उनको बड़े बड़े मुआवजे दिए गए हैं। उनसे जो दूसरे जिनके पास ज़मीन नहीं है, वहाँ पर जिनके पास वहाँ ज़मीन नहीं थी, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। इससे कितनी विषमता बढ़ गई कि एक के पास 50 करोड़ का मुआवजा मिल गया, किसी को 100 करोड़ का मुआवजा मिल गया, किसी को 10 पैसे भी मुआवजे में नहीं मिले। उसके पास नौकरी भी थी तो वो भी छिन गई, उसका भी प्राइवेटीकरण हो गया या निजीकरण कर दिया गया। नौकरी भी गई और कुछ मिला भी नहीं। तो इसमें ज़्यादा अधिकतर जो पीड़ित लोग हैं वो दलित, अति पिछड़ी जातियों के लोग ही अधिक हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका किसी भी संपदा में कोई हिस्सा नहीं है। तो ये लोग इस देश को अपना देश मानकर गर्व कैसे करें? ये बेसिक क्वेश्चन है। इसको सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए और जनता को भी जो किसी पोजीशन में है उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो इस देश को अपना समझकर गर्व महसूस कैसे करें। वो गर्व तभी महसूस करेंगे जब वो इज्जत के साथ इस देश की संपदा में उनका हिस्सेदारी होगा। तो हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक तत्व है हिस्सेदारी होना। देश की संपदा में सभी की हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही बात कर रहे थे कि हर चीज़ का डेटा राजस्व डिपार्टमेंट के पास है, एग्रीकल्चर लैंड का भी डेटा है, औद्योगिक संपत्तियों का भी डेटा है, सबका डेटा है। हमारा सुझाव है कि सभी संपदा का खेती समेत शेयर के आधार पर इनका शेयर वैल्यू निश्चित की जाए। कितने शेयर जो है इस जो संपदा है इसके कितने शेयर बन सकते हैं, शेयर वैल्यू के हिसाब से ये सभी समाज के सभी लोगों को बराबर की हिस्सेदारी में बांट दी जाए। और ये हिस्सेदारी ऐसी नहीं है कि भाई जिनके पास आज 500 एकड़ है, 200 एकड़ है, 100 एकड़ ज़मीन है, उनको उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ जो है उनकी हिस्सेदारी उनकी जो है संख्या के हिसाब से होनी चाहिए। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी सभी जातीय वर्णों की होनी चाहिए। ये किसी ऊंच नीच के आधार पर मनवादी व्यवस्था के तहत नहीं होनी चाहिए। इसका जो है पूरा हक जो है इसका यानी यूनिट शेयर के हिसाब से सबका बने और फिर ये सबको जो है उनको शेयर दे दिए जाएं। सबको शेयर जो है सभी को दे दिए जाएं। शेयर की वैल्यू से जो उनको आमदनी होगी वो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि उनका सबको जो है नगद पैसा बांट दिया जाए या शेयर वैल्यू जितने वैल्यू की बनती है उनको उतना धन दे दिया जाए, ये नहीं है कहने का। उनको सिर्फ एक सीमा तक ही उनको हर महीने उससे लाभ मिले जिससे वो अपना और अपने परिवार का खर्च चला सके। उसके बाद सभी धन वह जो यहाँ के ऐसे लोग हैं जिनको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, जिनके पास कोई औद्योगिक संपदा नहीं है, जिनके शिक्षण संस्थान नहीं है, जिनके पास यूनिवर्सिटीज़ या बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं, उन लोगों को ऐसे धंधे स्थापित करने के लिए इन्हीं शेयर की वैल्यू से जो है उनकी हिस्सेदारी दी जाए, उनका मालिक उनको बनाया जाए। इन संस्थानों का, इन औद्योगिक
क्षेत्रों का, इन औद्योगिक यूनिटों में उनकी हिस्सेदारी दी जाए और उनको सक्षम बनाया जाए। अगर हम ऐसा करने में, ये इतना आसान ये इसको करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है, जो जिसको हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि विल, यानी विल पावर होनी चाहिए हमारी। पहले तो जो आज सरकार है वो मनवादी है, उसके पास ऐसी विल पावर हो ही नहीं सकती, ना वो करना चाहेगी। वो ऊंच नीच को ही बनाए रखना चाहेगी, जिससे ये समाज बटा रहे, आपस में कमज़ोर रहे, कोई समृद्ध ना बने, सिर्फ उनके पीछे मांगने के लिए भागते रहें। ऐसी व्यवस्था बनाकर ही मनवादियों को फ़ायदा है, संघियों को फ़ायदा है। वो ऐसी व्यवस्था बनाकर ही रखेंगे आपके लिए। तो अगर आपको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है इस देश में जिसमें सबका विकास हो, सब समृद्ध बने, सब आगे बढ़ें, सब शिक्षित हों, मजबूत हों, वैज्ञानिक सोच हो सबकी, उसके लिए यहाँ पर ऐसे लोगों को ही सत्ता में लाना पड़ेगा जो ऐसा काम कर सकें, जो मनवादी न हो, जो संघी मानसिकता के लोग ना हों, जो हिंदुत्व के जहर से बुझे हुए ना हों। इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा सत्ता से, क्योंकि ये देश का भला नहीं चाहते। ये देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं। सबने देख लिया, आज़ादी से पहले भी देखा, आज़ादी के बाद भी देख रहे हैं कि ये इस मानसिकता के लोग, जो हिंदुत्ववादी जहरीली मानसिकता के लोग हैं, वो इस देश का भला नहीं चाहते। वो इस देश की जनता को आपस में इकट्ठा देखना नहीं चाहते, वो बटे देखना ही चाहते हैं। बहुत ज़ोर शोरों से पहले जो है ये प्रचार किया जाता था कि अंग्रेज़ों का नारा था कि देश को जातियों में बांट के रखो, तभी हम इन पे राज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ये बुनियादी सोच यहाँ के मनवादी सामाजिक व्यवस्था की है। मनवादियों ने ही इसे ऐसा किया है। जिस मनु को लोग अपना ऋषि मानते हैं, वो अगर कायदे से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो इस सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दोषी है। उसने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की जनता को बर्बाद कर दिया। आज भी वो निरंतरता के साथ इस देश की जनता को बर्बाद ही कर रहा है। इसलिए हमको मनवादियों से मुक्ति पाना होगा। इस देश को समृद्ध बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक सोच रखना पड़ेगा और एक होकर ही इस देश को आगे बढ़ाना होगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना होगा। संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, जो आर्टिकल 14 सबसे पहले समता की बात करता है, हमने समता स्थापित करने के लिए इस देश में कोई काम नहीं किया। आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, आज वो भी सेलेक्टिव हो गई है। किसी को बोलने देंगे, किसी को नहीं बोलने देंगे। जो यहाँ का गरीब, दलित या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी बोलती को कैसे बंद करें, इस पर ही ज़्यादा शोध करते हैं लोग। यहाँ पर जो शोध संस्थान मनवादियों ने बनाए हैं, संघियों ने बनाए हैं, उनके संस्थानों में यही शोध होती है कि इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे बांटा जाए, इनको कैसे दबा के रखा जाए। ये सोच देश को बर्बाद करने की सोच है। यहाँ जो काम होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए और सबका लिए समता के आधार पर काम होना चाहिए। सबको सब तरह से जो समृद्ध बनना चाहिए और आज़ादी के साथ बनना चाहिए। देश की विरासत में सभी को हिस्सेदारी देना चाहिए, उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देना चाहिए। न कि जो है जो लोग आज काबिज हैं, जो आज संसाधनों पर काबिज है, कल भी उनकी कंटिन्यूटी रहे। ये ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए इन सभी के साथ। ये चूँकि ये विषय ऐसा है कि इसमें बहुत चर्चा हो सकती है, इसमें बहुत सेमिनार हो सकते हैं, बहुत विद्वानों को बुलाकर इसका जो है एक रोड मैप बनाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है बहुत बड़े जो है विचार विमर्श की ज़रूरत है, मगर इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हज़ारों मील का सफ़र जो है वो पहले कदम से ही शुरू होता है। तो साथियों, पहले इसको हमें शुरू करना चाहिए, फिर इसको यानी और अधिक तरीके से इसको बनाया जा सकता है। धन्यवाद।